हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी के कोर्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 6 को हम लोगों ने स्टार्ट किया है जो है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, ठीक है। और इसी को हम लोगों ने पार्ट 1 में ये देखा इस चैप्टर के कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है और क्या इसके फ़ायदे हैं, और थोड़ा सा हम लोगों ने सोलर एनर्जी के बारे में, जो सौर ऊर्जा है उसके बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग जो है इसी डिस्कशन को, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे पार्ट 2 के साथ, जिसमें हम लोग दो प्रकार की रिन्यूएबल एनर्जीज के बारे में बात करेंगे। एक रहेगी हमारी विंड एनर्जी यानी कि पवन ऊर्जा के बारे में बात करेंगे, और दूसरी हम लोग बात करेंगे हाइड्रो के बारे में, यानी कि जो हाइडल एनर्जी होती है, जो पानी से जिस तरीके से एनर्जी वगैरह पैदा होती है, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज़ का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप लोग भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को इन सारे के सारे जितने भी वीडियोज़ यहाँ पर चल रहे हैं इन कोर्सेज़ के, अगर आप लोगों को PDF की ज़रूरत है, कि PDF वगैरह भी हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को जो हमारा फुल कोर्स है वेबसाइट पर, उस पर एनरोल करना पड़ेगा। उसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पर जाके उन कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं। तो वहां पर आपको सारे के सारे वीडियोस और उनके साथ साथ नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, क्विजेज वगैरह भी आप लोगों के लिए वहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे। और सबसे बड़ा फायदा यह है कि वहां पर आपको एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर आप लोगों को कोई भी रिकमेंडेड वीडियोस जैसे यूट्यूब में दिखते हैं या फिर बीच बीच में एड्स यूट्यूब में आते हैं, वो सब चीज़ें वहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगी। एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट आपको वहाँ पर मिलेगा, और साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स और चैप्टर वाइज क्विजेस भी आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो उनका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से भी जाके आप लोग चीज़ों को एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, हम लोग बात करेंगे आज, मैंने आपको पहले ही बताया, दो एनर्जी के बारे में। एक है विंड एनर्जी और दूसरी है वाटर एनर्जी, यानी कि वाटर मतलब हाइड्रो से जो एनर्जी मिलेगी वो। अब यहाँ पर आपको दोनों ही चीज़ में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इनका जो मैकेनिज्म है जिनसे ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सेम है, ठीक है। विंड है, विंड भी बह रही है, विंड मूव कर रही है, तो उसके पास भी कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। और वाटर है, वाटर भी फ्लो कर रहा है, तो उसकी भी जो एनर्जी होगी दैट इज दी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी को ही हम लोग क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे अदर फॉर्म्स में, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग आगे चल के बिजली भी बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आप सभी लोगों को पता होगा कि कोई बॉडी जिसका मास m होता है, ठीक है, और वो v वेलोसिटी से अगर मूव कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ mv², ठीक है। बहुत आसान सा फॉर्मूला है, ठीक है। और आगे जाके हम लोग एक चीज पढ़ेंगे जो है आपका हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। हाइड्रो पावर प्लांट में आप लोगों को पता होगा कि एक हाइट से जो है वो पानी नीचे गिरता है, ठीक है। और हाइट से पानी गिरता है, तो हाइट में अगर कोई भी चीज होती है, कोई m मास की अगर बॉडी है और वो h अगर हाइट पर है, तो वो जो एनर्जी पोजेस करती है दैट इज नोन एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और दैट इज गिवन बाय mgh, वेयर दिस g इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक है, इसको थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि यहां पर वर्ड आएगा अभी आगे जाके, आप देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, यानी कि उसकी वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। और पोजीशन की वजह से एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, दैट इज नोन एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। मोशन के कारण जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है, ठीक। चलिए, तो बेसिकली हमें यहां पर ध्यान देना है कि हम लोग काइनेटिक एनर्जी का यूज करके बाकी तरीके की एनर्जी यहां पर प्रोड्यूस करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। आप लोगों को एक चीज पता होगी, एक चीज आप लोगों ने बहुत बेसिक सी एक सेंटेंस है जो आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, इसको एक बहुत बेसिक रूल बोलते हैं, यूनिवर्सल रूल है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। एनर्जी को सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एनर्जी कहीं भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होती है, ठीक है। तो यहां पर भी हम लोग जो विंड की है या जो वाटर की रहेगी, जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी, उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे अदर फॉर्म्स में, ठीक है। इट इज जस्ट अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, कोई एनर्जी क्रिएट नहीं हो रही है, ठीक। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए, तो यहां पर देखते हैं, विंड एनर्जी इज दी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होगी क्यों? क्योंकि विंड जो है वो मूव कर रही है, उसके पास वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर। अब ये चीज का ध्यान रखें, जैसे आप लोग अगर रूम पे बैठे हैं, ठीक है,
या मैं रूम में बैठा हूं या कोई भी रूम में अगर बैठा हुआ है तो एयर तो हर जगह है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर एयर नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। तो ये तो कहना गलत है कि एयर नहीं है। तो क्या अगर हम अपने रूम पे विंड एनर्जी के यूज से बिजली पैदा करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस समय जो एयर है उसकी वेलोसिटी बहुत ही क्या होगी? कम होगी। नहीं होगी ऐसा तो नहीं है, क्योंकि स्टिल एयर तो नहीं है, थोड़ा बहुत एयर मूव कर रही है। अगर आप लोग कमरे में बैठे हैं, आपने पंखा चला रखा है तो थोड़ा बहुत हवा तो आ रही है, एयर सर्कुलेट हो रही है, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं है कि उससे एनर्जी क्रिएट की जा सके। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसीलिए मूवमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर होना बहुत जरूरी है। सिर्फ एटमॉस्फेरिक एयर का होना जरूरी नहीं है, उसका मूवमेंट होना जरूरी है। ठीक है, इसीलिए जो विंड टर्बाइन्स होती है वो क्या करती हैं? दे ट्रांसफॉर्म द एनर्जी इन द विंड इनटू मैकेनिकल पावर, फर्दर कन्वर्टिंग टू इलेक्ट्रिक पावर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। मैकेनिकल पावर का मतलब है कि पहले जो विंड है, ठीक है, जो विंड की काइनेटिक एनर्जी है उससे, जैसे विंड में अभी हम आगे जाके देखेंगे जो विंड मिल वगैरह होती है उसमें क्या होता है कि ब्लेड वगैरह होती हैं, वो ब्लेड घूमेंगी, ब्लेड घूमने से कोई उससे अटैच जो शाफ्ट होगी वो शाफ्ट मूव करेगी। ठीक है, और फिर वो शाफ्ट हो सकता है कि आगे जाके वो टरबाइन की शाफ्ट से जुड़ी हो, सॉरी जनरेटर की शाफ्ट से जुड़ी हो, और आगे जाके वो जनरेटर घूमे तो उससे क्या होगी? बिजली पैदा हो। ठीक है ना, ये चीज जरूर इसमें हो सकती है। अभी हम उसको आगे देखते हैं किस तरीके से होता है पूरा मैकेनिज्म इसका। फिलहाल यहां पर दिया गया है जो इंफॉर्मेशन वो ये है कि 5 नेशंस ऐसे हैं जिनमें एनर्जी, जो विंड एनर्जी है उसकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, कौन कौन से वो 5 देश हैं? जर्मनी, यूएसए, डेनमार्क, स्पेन एंड इंडिया। ठीक है, इंडिया भी इसमें शामिल है, ध्यान रखिएगा। अकाउंट फॉर 80% ऑफ द वर्ल्ड्स इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी कैपेसिटी। ठीक है, 80%, जो ओवरऑल दुनिया का 80% कैपेसिटी है वो इन 5 देशों में ही है। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं विंड फार्म की कि क्या होता है विंड फार्म। ठीक, देखिए, अ विंड फार्म इज अ ग्रुप ऑफ विंड टर्बाइंस, ये ग्रुप है विंड टर्बाइंस का, इन द सेम लोकेशन, यानी किसी भी एक लोकेशन पर, एक जगह पर अगर एक से ज्यादा विंड टर्बाइंस हमने लगाई हैं या विंड मिल्स हमने लगाई हैं तो उसको क्या बोला जाएगा? दैट विल बी नोन एज अ विंड फार्म। जैसे कि आपने सोलर पैनल के केस में देखा है कि छोटे छोटे जो सोलर पैनल्स होते हैं, एक बड़े से एरिया में बहुत सारे सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं। ठीक है ना, उसी तरीके से एक एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर लोकेशन में बहुत सारे विंड टर्बाइंस या विंड मिल्स अगर हम लोग लगा देंगे तो दैट विल बी नोन एज अ विंड फार्म। ठीक है, और इसका मेन पर्पस क्या है, क्यों लगाए जाएंगे? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, अब ये जो विंड फार्म है ये 2 तरीके के हो सकते हैं, दे कैन बी ऑनशोर और ऑफशोर। अब ये ऑनशोर और ऑफशोर क्या है? देखिए, ऑनशोर विंड फार्म्स होते हैं, दे ऑपरेट ऑन लैंड। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है ऑनशोर और ऑफशोर के बीच में वो यही है कि ऑनशोर विंड फार्म्स जो है वो लैंड के ऊपर लगे होते हैं, यानी कि जमीन के ऊपर होते हैं। ठीक है, वेयर द विंड्स टेंड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि जमीन के ऊपर जो विंड है वो तेज बहती है, इसीलिए विंड के ऊपर जो लगे होते हैं दे आर नोन एज ऑनशोर विंड फार्म्स। ठीक, द टर्बाइंस ऑफ एन ऑनशोर विंड फार्म्स आर लेस एक्सपेंसिव, इसकी जो टर्बाइंस होती है वो कम महंगी होती है, एंड ईजियर टू सेटअप, क्योंकि लैंड के ऊपर आप लगा रहे हैं तो उसको सेटअप करना आसान है, मेंटेन करना भी आसान है और ऑपरेट करना भी आसान है एज कंपेयर टू ऑफशोर टर्बाइंस। ठीक, इसी के विपरीत अगर हम बात करें कि ऑफशोर विंड टर्बाइंस क्या होती है? ऑफशोर होती है द कंस्ट्रक्शन ऑफ विंड फार्म्स इन लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर। ध्यान रखेंगे, पानी के ऊपर, अगर वाटर बॉडी के ऊपर हम लोग इस तरीके के विंड फार्म्स का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो दैट विल बी नोन एज अ ऑफशोर विंड फार्म। ठीक है, ऑफशोर विंड फार्म जो होंगे वो ज्यादा एक्सपेंसिव है ऑनशोर विंड फार्म से। ठीक है, ऑफ द सेम नॉमिनल पावर, यानी कि अगर हमें आउटपुट सेम मिल रहा है, 100 मेगावाट की हमें बिजली बनानी है तो उसके लिए ऑफशोर विंड फार्म्स जो है वो ज्यादा एक्सपेंसिव साबित होंगे एज कंपेयर टू ऑनशोर विंड फार्म्स। ठीक है, अब इन दोनों का ही मैं आपको डायग्राम की हेल्प से दिखाता हूं, आप बड़े आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, दिस इज एन ऑनशोर विंड फार्म। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज लैंड, तो ये लैंड के ऊपर लगा हुआ है, और यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज लैंड, और ये क्या है? ये एक वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी के ऊपर ये बना हुआ है। ठीक है, अब वाटर बॉडी के ऊपर आप समझ सकते हैं कि ये खाली पानी के ऊपर ऐसा तैरेगा तो है नहीं, इसके लिए पूरा नीचे से बेस वगैरह बनाना पड़ेगा, तो इट विल बिकम मोर कंस्ट्रक्शन, इसमें ज्यादा हैवी होगा, तो इसमें इसीलिए कॉस्ट वगैरह जो है ये ज्यादा एक्सपेंसिव इसीलिए होगा। ठीक है ना, इस बात को आप समझ गए। चलिए, अब हम लोग ये देखते हैं कि विंड टरबाइन की वर्किंग कैसे होती है, कैसे ये विंड टरबाइन जो है काम करती है। ठीक है, ये चीज तो आप पहले ही समझ गए कि जो विंड टरबाइंस है वो एनर्जी, कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करती है इनटू मैकेनिकल एनर्जी, एंड दिस मैकेनिकल पावर कैन बी यूज्ड फॉर स्पेसिफिक टास्क। उस मैकेनिकल पावर को हम लोग या मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग अलग अलग टास्क में यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम उससे बिजली ही बनाए, हम उससे और टास्क भी कर सकते हैं, जैसे कि ग्राइंडिंग ग्रेन।
ठीक है, हम उसको ग्रेन ग्राइंडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, वाटर की पंपिंग के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर हम उसको जनरेटर में अटैच करके इस एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस मैकेनिकल पावर या मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट टर्बाइन जो होती है उनमें 3 एरोडायनेमिकली डिजाइंड ब्लेड्स होती हैं। ठीक है, क्या एरोडायनेमिकली डिजाइंड ब्लेड होती है ये आपको जानने की ऐसा जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग यहां पर कोई ऐसा साइंस नहीं पढ़ रहे हैं या आप लोग कोई एरोडायनेमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको ब्लेड का डिजाइन किस तरीके का होता है वो जानना जरूरी है। बस ये ध्यान रखिए, एरोडायनेमिकली डिजाइन ब्लेड्स का मतलब है कि इस तरीके की ब्लेड्स जो अगर विंड उस पर टकराएगी तो वो अच्छे से मूव करेंगी, तेज स्पीड में मूव करेंगी। ठीक है ना, क्योंकि जितना तेज वो मूव करेंगी उतना ही ज्यादा मैकेनिकल पावर हम ऑब्टेन करेंगे, और जितना ज्यादा मैकेनिकल पावर हम ऑब्टेन करेंगे उसी पावर को फिर हम लोग अदर चीज में यूज कर सकते हैं, चाहे हम उसको पंपिंग वाटर के लिए यूज करें, चाहे ग्राइंडिंग ग्रेन के लिए यूज करें, या फिर हम उसको जनरेटर में अटैच करके उससे बिजली पैदा करें। ठीक है, वो डिपेंड करता है। चलिए आगे देखते हैं। द एनर्जी इन द विंड टर्न्स 2 to 3 प्रोपेलर लाइक ब्लेड्स। जो प्रोपेलर लाइक ब्लेड्स होती हैं 2 से 3, उनको ये क्या करता है, विंड में जो एनर्जी है उसको टर्न करेगा अराउंड अ रोटर दैट इज कनेक्टेड टू द मेन शाफ्ट विच स्पिन्स द जनरेटर टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, बेसिकली क्या है कि जो रोटर घूम रहा है, रोटर से जो मेन शाफ्ट है यहां पर ये बेसिकली मैकेनिकल पावर होगी। ठीक है, दिस इज अ मैकेनिकल पावर या फिर मैकेनिकल एनर्जी, और इसी को जब हम आगे जाके जनरेटर में अटैच करेंगे तो यहां से जो हमारी एनर्जी बनेगी दैट विल बी योर इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, विंड टर्बाइंस आर माउंटेड ऑन अ टावर टू कैप्चर द मोस्ट एनर्जी। ठीक है, विंड टर्बाइन जो है वो टावर के ऊपर माउंट की जाती है, ऐसा नहीं है कि आप उसको जमीन में लगा दें। जैसे आप ऊपर यहां पर फिगर में भी, डायग्राम में भी देख सकते हैं, डायग्राम में आपने यहां पर देखा कि ये काफी ऊंची हाइट पे लगी हुई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जमीन में आपने यहीं पर जो है ऐसे करके छोटे छोटे पंखे यहां पर लगा दिए, इससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है ना, इसको एक ऊपर हाइट पे लगाया जाता है, उसका भी कारण है। कारण क्या है, एट 100 फीट, अगर हम 100 फीट की बात करें या 100 मीटर की ऊंचाई की हम बात करें तो वहां पर एनर्जी जो है या जो विंड की स्पीड है वो कैसी रहती है, तेज रहती है, और वहां पर लेस टर्बुलेंट विंड। ठीक है, जो विंड है वो कम टर्बुलेंट रहती है, उसका फायदा हम यहां पर उठा सकते हैं। ठीक है, अब 3 ऐसे वेरिएबल्स हैं जो ये डिटरमाइन करेंगे कि कितनी बिजली कोई भी टरबाइन पैदा कर सकता है। ठीक है, वो 3 वेरिएबल्स क्या है, देखिए सबसे पहला है विंड स्पीड, यानी कि विंड की स्पीड अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्गर अगर विंड्स होंगी तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर विंड की स्पीड ज्यादा होगी यानी कि v ज्यादा होगा, और v ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, दैट इज हाफ mv²। ऑब्वियस सी बात है कि अगर v ज्यादा है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और ज्यादा एनर्जी अगर हमारे पास है तो उससे क्या फायदा होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी कन्वर्ट कर पाएंगे मैकेनिकल में, ज्यादा एनर्जी कन्वर्ट कर पाएंगे इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है ना, तो स्ट्रॉन्ग विंड्स प्रोड्यूस मोर एनर्जी, और विंड टर्बाइंस जनरेट एनर्जी एट अ स्पीड ऑफ 4 to 25 मीटर पर सेकंड, यानी कि वेलोसिटी अगर आपकी 4 मीटर पर सेकंड से लेकर 25 मीटर पर सेकंड तक है तब विंड टर्बाइंस एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती हैं। ठीक है, इसके बाद अगला हो गया ब्लेड रेडियस। द लार्जर द रेडियस ऑफ द ब्लेड्स द मोर द एनर्जी प्रोड्यूस। ठीक है, जो ब्लेड्स का रेडियस होता है वो जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और यहां पर एक रिलेशन ऐसा दिया गया है कि ये एक एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया है कि ब्लेड के रेडियस को अगर आप दुगुना करते हैं तो एनर्जी जो है वो 4 गुना बढ़ जा रही है। ठीक, ये एक जनरल यहां पर एक एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया गया है, इससे आपको ज्यादा लेना देना कुछ है नहीं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं एयर डेंसिटी की। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि हैवियर एयर एक्सर्ट्स मोर लिफ्ट ऑन दी रोटर। जो एयर हैवी है, हैवियर एयर का मतलब क्या है, हैवी एयर का मतलब है जो एयर ज्यादा डेंस होगी। ठीक है, डेंसर एयर से ज्यादा लिफ्ट पड़ेगी रोटर के ऊपर। एयर डेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, जो एयर की डेंसिटी है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, एल्टीट्यूड, मतलब किसी भी जगह की हाइट कितनी है, एल्टीट्यूड कितना है। ठीक है, वहां पर टेम्परेचर कैसा है और वहां पर प्रेशर कैसा है। हाई एल्टीट्यूड की जो लोकेशंस है वहां पर हमें पता है कि जो एयर प्रेशर है वो काफी क्या होता है, कम होता है, और एयर कैसी होती है, काफी लाइट होती है। इसीलिए जो हायर एरियाज हैं यानी कि जो हायर एल्टीट्यूड के एरियाज हैं वहां पर एयर टर्बाइंस जो है या जो विंड टर्बाइंस है वो कैसी है, दे आर लेस प्रोडक्टिव। ये लोकेशंस कैसे होंगे, लेस प्रोडक्टिव। इसीलिए नियर सी लेवल की अगर हम बात करें, जहां पर एयर कैसी रहेगी, डेंस रहेगी, वहां पर जो है वो रोटर्स को फास्ट चला सकते हैं और रोटर को ज्यादा इफेक्टिवली भी चला सकते हैं। ठीक है, ये बात आप समझ गए। ये चीज 3 चीजों का ध्यान रखिएगा। पहला है विंड की स्पीड, दूसरा है ब्लेड का रेडियस, और तीसरा है एयर की डेंसिटी। इन तीनों के आधार पर यह डिपेंड करेगा कि एनर्जी कितनी हमें मिल रही है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जितनी हमें काइनेटिक एनर्जी मिलेगी उसी को हम लोग जाके मैकेनिकल में कन्वर्ट करेंगे, उसी को जाके हम लोग आगे किस में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं 2 टाइप्स ऑफ विंड टर्बाइंस। अब विंड टर्बाइंस हमारे पास 2 टाइप की है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स डिजाइन या ओरिएंटेशन हम कह सकते हैं। ठीक है ना,
तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है एक होती है वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस डिजाइन हैज 2 or 3 blades that spin upwind of the tower. The horizontal axis machine has its blade rotating on an axis parallel to the ground. ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, मैं आपको इसको आगे फिगर में दिखाता हूं कि किस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसमें क्या है कि जो ब्लेड्स हैं वो इस एक्सिस पर रोटेट कर रही हैं जो एक्सिस ग्राउंड के पैरेलल है। ठीक, इसके बाद जो वर्टिकल एक्सिस टर्बाइंस होती है हैज वर्टिकल ब्लेड्स दैट रोटेट इन एंड आउट ऑफ द विंड। द वर्टिकल एक्सिस टर्बाइंस हैज इट्स ब्लेड्स रोटेटिंग ऑन एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। ठीक है, ध्यान यही रखना है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के केस में जो एक्सिस है वो पैरेलल टू द ग्राउंड है। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं एक्सिस पैरेलल टू द ग्राउंड एंड इन दिस केस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। ठीक है, अभी आगे जाके आप इमेज देखेंगे तो वहां पर आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दिस ड्रैग टाइप टर्बाइन टर्न्स रिलेटिवली स्लोली बट यील्ड्स अ हाई टॉर्क। ठीक है, ध्यान रखना है कि ये जो टर्बाइन है कौन सी वाली, वर्टिकल एक्सिस, ये बहुत तेजी से नहीं घूमती है लेकिन इसका टॉर्क ज्यादा है। ठीक, इट इज यूजफुल फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन, pumping water and many other tasks, but its slow rotational speed are not optimal for generating electricity. ठीक है, टॉर्क ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा हैवी काम तो कर सकता है लेकिन इसकी स्पीड कम है, तो उससे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कम मिलेगी, और काइनेटिक एनर्जी कम मिलेगी तो उससे क्या है कि हम इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक, वर्टिकल एक्सिस टर्बाइंस डू नॉट टेक एडवांटेज ऑफ द हायर विंड स्पीड एट हायर एलिवेशन, क्योंकि हमें पता है कि जैसे ज्यादा हम लोग एल्टीट्यूड पर जाते हैं, हाइट पर जाते हैं। ठीक है, मतलब वैसे नहीं जाना है जैसे आप ऊपर, मैंने आपको बताया था कि हायर एल्टीट्यूड वाली पोजीशंस लेस प्रोडक्टिव है, वैसे नहीं जाना है। मतलब आप अगर जमीन से सिर्फ 100 मीटर ऊपर अगर लगाते हैं एक टावर पे तो उसका फायदा वर्टिकल में नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल में ये फायदा मिल सकता है। अब यहीं पर देखिए, मैं आपको ये डायग्राम दिखाऊंगा, ये दोनों के दोनों जो आपको दिख रहे हैं बहुत ही क्लियर आप देख सकते हैं। दिस वन इज योर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, HAWT स्टैंड्स फॉर horizontal axis wind turbine and this is VAWT, that is vertical axis wind turbine। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो विंड है, मतलब ये जो आपका ब्लेड है, इसी के पीछे यहां पर रोटर लगा होगा। ठीक है, ऐसे करके यहां पर रोटर लगा होगा। अगर मैं इसको समझाऊं तो ये जब घूमेगा तो ये चीज घूमेगी लाइक दिस। ठीक है, और ये जो चीज घूमेगी दिस विल बी पैरेलल टू द ग्राउंड। ठीक, और यहां पर अगर हम बात करें तो दोनों चीजें यहां पर हैं, यानी कि ये जब ये घूमेगी विंड के साथ, ठीक है, ये गोल गोल घूमेगी तो ये वाली चीज ऐसे घूमेगी अपने एक्सिस के अराउंड। ठीक है, और अपने एक्सिस के अराउंड ऐसे घूमने की वजह से यू कैन से दैट दिस इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, क्योंकि ये ग्राउंड है और ये एक्सिस परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहां पर ये एक्सिस है और ये ग्राउंड है तो दिस इज पैरेलल। बस इतना ही आप लोगों को समझने की जरूरत है। ऐसा ज्यादा आप लोगों को दिमाग इसमें नहीं लगाना है, क्योंकि आप लोगों से इससे ज्यादा चीज, इसका मैकेनिज्म इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना, बस थोड़ा सा आप लोगों को यही कंपैरिजन जो है वो ध्यान रखना है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में स्पीड वगैरह का ज्यादा फायदा है। ठीक है, और वर्टिकल में स्पीड वगैरह का फायदा उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में बेसिकली क्या है कि एक्सिस जो है वो पैरेलल टू द ग्राउंड है, वर्टिकल में क्या है कि एक्सिस परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड है। बस इससे ज्यादा आप लोगों को इसमें याद रखने की या समझने की, जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर एनवायरमेंट पढ़ रहे हैं, आप लोग यहाँ पर कोई साइंस नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, और साइंस में भी स्पेसिफिकली अगर बात करें तो यूपीएससी के स्तर पर अगर हम बात करें तो इससे ज्यादा मैकेनिज्म आपसे वो नहीं पूछेगा, क्योंकि वो इंजीनियरिंग नहीं पूछ रहा है आपसे। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि इंडिया में विंड एनर्जी का पोटेंशियल कितना है। The National Institute of Wind Energy, that is NIWE, has recently launched Wind Energy Resource Map of India at 100 मीटर above ground level। ठीक है, जो 100 मीटर की हम लोग बात कर रहे हैं उससे वही वाली बात यहां पर की गई है कि उसमें एक मैप बनाया है। ठीक है, कहां पर है वो मैप अवेलेबल, दैट इज ऑनलाइन जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म पे। द विंड एनर्जी पोटेंशियल इन द कंट्री एट 100 मीटर AGL, दैट इज अबव ग्राउंड लेवल, इज ओवर 302 गीगावाट्स। तो पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ठीक है, और मैक्सिमम पोटेंशियल कहां पर है, गुजरात में सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, अकॉर्डिंग टू द रिसोर्स मैप। तो ये रिसोर्स मैप का जो डेटा है वो मैंने आप लोगों के सामने यहां पर लाने की कोशिश की है। इसमें आप देख सकते हैं गुजरात की अगर आप बात करें तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर ले तो वी हैव कर्नाटक, देन वी हैव महाराष्ट्र, देन वी हैव आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं वी हैव समथिंग अराउंड तमिलनाडु। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर जो आपको दिख रहा है दिस इज मेगावाट में अगर आप देखें तो इतना सारा है, और इसको हम गीगावाट में अगर कन्वर्ट करते हैं तो इट इज 302। ठीक है, ये तो पोटेंशियल है कि इतना हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कितना अभी तक हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया है वो आप देख सकते हैं। तमिलनाडु की अगर बात करें तो 7200 मेगावाट, यानी कि दिस कैन बी 7.2 गीगावाट। ठीक है, तमिलनाडु की हम महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो 4000 मेगावाट, दैट इज 4 गीगावाट। ठीक है, 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे आप। कर्नाटक में अगर हम बात करें तो 2700 मेगावाट, दिस इज 2.7 गीगावाट।
और राजस्थान की अगर हम बात करें तो 2.7 ही फिर से यहाँ पर भी है। अब इसमें आप एक चीज देख सकते हैं, जैसे राजस्थान की अगर हम बात करें, या सॉरी तमिलनाडु की अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, तो 7.2 गीगावाट जो है वो इंस्टॉल्ड है। और इसकी पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल आप देख सकते हैं, तमिलनाडु का पोटेंशियल है 33,799, यानी कि 33.8 गीगावाट के आसपास। तो आप लगभग देख सकते हैं कि इसका सिर्फ और सिर्फ 25% से भी कम जो है अभी तक इंस्टॉल हो पाया है। ठीक है ना, पोटेंशियल से 25% कम ही हुआ है। सिमिलरली अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में यहां पर देखिए कितना है, 45,394, यानी कि 45.39 के आसपास, 45.39 के आसपास। और सिर्फ 4 गीगावाट जो है वो हो पाया, यानी कि 10% से भी कम। ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखिएगा। और यहां पर कुछ माइनर प्लेयर्स बताए गए हैं, यानी कि जहां पर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1000 मेगावाट या फिर 1 गीगावाट से कम है। वो कौन कौन सी है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरला, ये कम है। ठीक है, और जो है वो इससे भी कम है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर विंड एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम। जितना आप लोगों के एग्जाम में जरूरी है उससे ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरे एनर्जी की हम लोग बात कर लेते हैं। लेकिन एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, खासकर एनवायरमेंट जैसे सब्जेक्ट में, कि आप लोगों को हमेशा जो करंट की अपनी नॉलेज है, करंट अफेयर्स की जो भी नॉलेज है, उसको साथ साथ लेके चीजों को करना जरूरी है। ठीक है ना। चलिए फिलहाल मैं बात कर लेता हूं आपसे हाइड्रो पावर को लेकर, जो दूसरी टाइप की एनर्जी है, जिसका भी जो कंसेप्ट है वो सेम है। ठीक है, मतलब वही काइनेटिक एनर्जी का ही यूज करके हम लोग एनर्जी कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। बस अंतर क्या है कि वहां पर जो काइनेटिक एनर्जी थी वो विंड की थी, यानी कि पवन ऊर्जा थी। यहां पर वो पानी की ऊर्जा है। ठीक है, बस अंतर इतना ही, इससे ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, हाइड्रो पावर, दैट इज हाइड्रोलिक पावर कैन बी कैप्चर्ड व्हेन वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल, which is then used to turn the turbine, thereby converting the kinetic energy of the water into mechanical energy to drive the generator। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा, अगर कोई हमारे साइंस के स्टूडेंट्स हैं या अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, और स्पेसिफिकली अगर सिविल इंजीनियरिंग के या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अगर कोई छात्र है, तो वो थोड़ा सा इस चीज को यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर पहले पानी जब हायर लेवल पर है, यानी कि ज्यादा हाइट पर है, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू योर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पानी ऊपर से नीचे आएगा तो मूव होगा। इसके बाद यहां से जो हमारी एनर्जी बनेगी दैट विल बी, ये मैकेनिकल एनर्जी ही है। इसको अगर हम मैकेनिकल एनर्जी बोल दें इसके आगे जाके, मतलब उससे क्या होगा, जो हमारी शाफ्ट है वगैरह वो जो टरबाइन घूमेगी, दैट इज द मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल पावर। और उसके बाद अगर इसको हम जनरेटर में जोड़ देते हैं तो दैट इट विल क्रिएट अ इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, अब ये कन्वर्जन क्या है, अगर जिसके समझ में नहीं आया, कोई साइंस का बैकग्राउंड स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, कॉमर्स का है या आर्ट साइड के है, तो प्लीज ज्यादा इसमें टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा उन लोगों के लिए बता दूं जिन लोगों में साइंस का बैकग्राउंड रहा है या जो इंजीनियरिंग है, स्पेसिफिकली इंजीनियर में भी बात करूंगा, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, क्योंकि उन लोगों के लिए ये बहुत मतलब आम चीज है। ठीक है, वो लोग दिन रात यही चीजें देखते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर मुझे ये चीजें पता है। ठीक है, तो आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूं। तो जिसको अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो यहां पर मैंने लिखा है उसको आप भूल भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो चीज इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जाननी, वो ये है कि हाइड्रो पावर चीपेस्ट है, यानी कि सबसे सस्ती रहती है, क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, बट देयर आर मेनी एनवायरमेंटल एंड सोशल इश्यूज एसोसिएटेड विद बिग डैम्स एज सीन इन द प्रोजेक्ट्स लाइक टिहरी डैम है जैसे उत्तराखंड में, नर्मदा की अगर हम बात कर लें तो इनमें कुछ इश्यूज है। ठीक है, हालांकि ये चीपेस्ट है, क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, इससे कोई पॉल्यूशन वगैरह नहीं होना है, लेकिन इससे कुछ एनवायरमेंटल और सोशल इश्यूज है। जैसे कि आप मान लीजिए टिहरी डैम की अगर हम बात करें, अब जिन लोगों को इसके बारे में पता है, तो वहां पर एक बहुत बड़ा झील बनाई गई है, यानी कि एक लेक बनाया गया है जहां पर पानी इकट्ठा होता है। अब पानी इकट्ठा होने के लिए अगर उतनी बड़ी झील या उतनी बड़ी लेक वहां पर बनी है, तो जितने भी वहां के लोकल लोग हैं जो वहां पर पहले रहते थे, उन लोगों को वहां से हटाया गया है। ठीक है, तो वो अपनी जमीन से जुड़े हुए थे, पता नहीं कितने आप कहेंगे पीढ़ियों से। ठीक है, नॉट फ्रॉम 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, जनरेशन से वो लोग वहां पर रह रहे थे। आपने उन लोगों को वहां से हटाया है, तो ठीक है, तो सोशल इश्यूज ऑब्वियस सी बात है, एनवायरमेंटल इश्यूज भी रहते हैं। इतना बड़ा वहां पर जो लेक वगैरह है उसको मेंटेन वगैरह करना है, तो सब चीजों का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, फिर वहां पर क्या है कि पेड़ वगैरह काटे गए, क्योंकि उतना बड़ा जो ग्रीनरी का रीजन था वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, वहां पर अब सिर्फ पानी ही पानी है। ठीक है, तो इससे एनवायरमेंटल और सोशल इश्यूज भी हैं जो बड़े डैम्स पे देखने को मिलते हैं। और हालांकि अगर हम लोग बात करें स्मॉल हाइड्रो पावर के केस में, तो वहां पर इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक, ये बात आपको समझनी है। टाइप्स ऑफ हाइड्रो पावर स्टेशंस की अगर हम बात कर लें तो 3 तरीके के हाइड्रो पावर फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल है। वो क्या क्या है? पहला है इंपाउंडमेंट, दूसरा है डाइवर्जन और तीसरा है पम्प्ड स्टोरेज। ठीक, सम हाइड्रो पावर प्लांट्स यूज डैम्स एंड सम डू नॉट। किसी में डैम्स का यूज होता है, किसी में डैम का यूज नहीं होता है। ठीक,
इंपाउंडमेंट की अगर हम बात करें सबसे पहला तो ये क्या है, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज एन इंपाउंडमेंट फैसिलिटी। सबसे जो कॉमन है वो इंपाउंडमेंट वाला ही होता है। एन इंपाउंडमेंट फैसिलिटी टिपिकली अ लार्ज हाइड्रो पावर सिस्टम यूजेस आर डैम टू स्टोर रिवर वाटर इन अ रिजर्वायर। इसमें क्या होता है कि एक रिजर्वायर में रिवर वाटर इकट्ठा किया जाता है, यानी कहीं से नदी से पानी आ रहा होगा, वो पानी इकट्ठा होगा, ठीक है, और फिर उस पानी को रिलीज किया जाएगा फ्रॉम द रिजर्वायर थ्रू अ टर्बाइन स्पिनिंग इट विच इन टर्न एक्टिवेट्स द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। वही बात है कि पानी को आप एक हाइट पर इकट्ठा कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। उस पानी को फिर आप रिलीज करेंगे तो वो पानी जो है काइनेटिक एनर्जी बन के जाएगा, आगे जाके फिर उसको जनरेटर से जोड़ेंगे तो वो बिजली पैदा करेगा। दैट इज अ वेरी सिंपल कन्वर्जन। इसके बाद डाइवर्जन की अगर हम बात करें तो डाइवर्जन का मतलब आप समझते हैं कि किसी चीज को अपने रास्ते से, अपने नॉर्मल कोर्स से क्या करना है, डाइवर्ट करना है। तो यही चीज यहां पर हो रही है। दिस इज समटाइम्स कॉल्ड एज रन ऑफ रिवर फैसिलिटी, चैनल्स अ पोर्शन ऑफ अ रिवर थ्रू अ कैनाल और पेनस्टोक एंड देन टू फ्लो थ्रू अ टर्बाइन। इसमें क्या करेंगे कि कोई नदी बह रही है तो नदी का थोड़ा सा पानी हम लोग किसी एक कैनाल के जरिए, यानी कि किसी नहर के जरिए या कोई पेनस्टोक के जरिए पानी को निकाल के फिर उसको हम टर्बाइन के ऊपर गिराएंगे, टर्बाइन घूमेगी और उससे क्या होगा, जनरेटर एक्टिवेट होगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इसमें जनरली क्या है कि डैम का यूज नहीं है, और डैम का यूज नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं जो मैंने आपको एनवायरमेंटल एंड सोशल इश्यूज ऊपर समझाए वो इस केस में नहीं होंगे। और जनरली जितने भी हमारे स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं, ठीक। इसके बाद एक तरीका और है, दैट इज योर पम्प्ड स्टोरेज। अब इसमें क्या है, देखिए, इट वर्क्स लाइक अ बैटरी। इसमें एक बैटरी की तरह काम होता है। इसमें क्या है, storing the electricity generated by other power sources like solar, wind and nuclear for later use। यानी कि जो हमें और सोर्सेज हैं हमारे, जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, वहां से हमें जो पावर या जो एनर्जी मिल रही है हम क्या करेंगे, उसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको स्टोर कर लेंगे, ठीक है। जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम होगी तो हम क्या करेंगे कि जो पम्प्ड स्टोरेज है ये क्या यूज करेगा, ये जो एनर्जी यहां से मिल रही है सोलर, विंड और न्यूक्लियर से या और भी किसी सोर्स से मिल सकती है, उस एनर्जी का ये यूज करेगा और पानी को जो है एक लोअर रिजर्वायर से अपर रिजर्वायर में पंप कर देगा, ठीक है। क्योंकि आज की डेट में क्या है, जैसे मान लीजिए बिजली आपकी ज्यादा बन रही है, अब वो बिजली कहां से बन रही है, सोलर, विंड, न्यूक्लियर या किसी और सोर्सेज से अदर देन हाइड्रो एनर्जी बन रही है। अब उतनी ज्यादा डिमांड है नहीं। जैसे मान लीजिए गर्मियों के दिनों की हम बात करें, सर्दियों में आपको पता चले डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, या गर्मियों में भी आप कह सकते हैं कि पीक आवर्स, नॉन पीक आवर्स होते हैं। मतलब आप ये समझिए जिस समय आपकी बिजली की खपत कम है, डिमांड कम है, उस समय आप क्या करेंगे कि आप उस जो बिजली बन रही है उसका आप यूज करेंगे वाटर पंप करने में, और वाटर को आप लोअर रिजर्वायर से हायर रिजर्वायर में पंप करके रख लेंगे। और हायर रिजर्वायर में आपने जैसे ही पानी पहुंचाया तो उसका क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। और बाद में जिस समय हमारी डिमांड ज्यादा होगी, जिस समय हमारी डिमांड ज्यादा होगी उस समय हम क्या कर सकते हैं, जो पानी हम लोगों ने ऊपर रिजर्वायर में इकट्ठा करा है उसको हम वापस से लोअर रिजर्वायर में ला सकते हैं बाय द मींस ऑफ टरबाइन। बीच में टरबाइन लगी होगी तो उससे फिर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। दिस इज द पम्प्ड स्टोरेज का किस तरीके से काम होता है, ये है। इसके बाद जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पढ़ने के लिए, हमें समझने के लिए, वो है स्मॉल हाइड्रो पावर, ठीक है। स्मॉल हाइड्रो पावर एक अलग से ही चीज दी गई है। तो स्मॉल हाइड्रो क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज एनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विच हैज एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ लेस देन 25 मेगावाट। अब ये हर देश का अपना अपना क्राइटेरिया रहता है, ठीक है, कि किसी में कितना है, किसी में कितना है। तो इंडिया का ये क्राइटेरिया है कि यहां पर कोई भी ऐसा पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 25 मेगावाट से कम है, उसको डिफाइन किया जाएगा एज अ स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। इट इज इन मोस्ट केसेस रन ऑफ रिवर। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो रन ऑफ रिवर वाला केस है वही यहां पर लगेगा, वेयर अ डैम और अ बैराज इज क्वाइट स्मॉल, जहां पर डैम या बैराज जो है वो बहुत छोटा होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। यूजुअली जस्ट अ वियर विद लिटिल और नो वाटर इज स्टोर, ठीक है, पानी जनरली ज्यादा स्टोर यहां पर नहीं होगा। देयरफॉर रन ऑफ रिवर इंस्टॉलेशंस डू नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑन द लोकल एनवायरमेंट एज लार्ज स्केल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो इसीलिए इसका क्या है कि इसका फिर लोकल एनवायरनमेंट को तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। जैसे हम डैम की बनाने की बात कर रहे हैं तो काफी सारे लोगों को अपनी जगह से हटना पड़ता है, या फिर हम बात कर रहे हैं कि वहां पर पानी पानी है तो पूरा का पूरा क्या है कि जितना भी वहां का ग्रीनरी है, जितने भी फॉरेस्ट है वो सब काटने पड़े हैं। तो ये सारे के सारे नुकसान यहां पर देखने को नहीं मिलेंगे स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के केस में, ठीक है। स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स कैन सर्व द एनर्जी नीड्स ऑफ रिमोट रूरल एरियाज इंडिपेंडेंटली। जो दूर दराज के रूरल एरियाज हैं, जहां पर आप कह सकते हैं कि अगर किसी एक जगह पर बिजली बन रही है, वहां तक बिजली नहीं पहुंच पा रही है, तो उसका ये एक ऑल्टरनेटिव है कि वहां पर अगर बिजली पैदा हो रही है उसी गांव के आसपास, तो वहां से उस गांव को बिजली मिल सकती है, ठीक है। इंडिया और चाइना जो है वो मेजर प्लेयर्स हैं एसएचपी सेक्टर में,
होल्डिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंस्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स। एसएचपी सेक्टर आपका वही है, स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इंडिया की, तो एस्टिमेटेड पोटेंशियल जो यहां पर है दैट इज 21,135.37 मेगावाट फ्रॉम 7,135 साइट्स फॉर पावर जनरेशन इन द कंट्री फ्रॉम स्मॉल एंड मिनी हाइडल प्रोजेक्ट्स इज असेस्ड बाय ऑल्टरनेट हाइड्रो एनर्जी सेंटर, जो आईआईटी रुड़की का एक सेंटर है, उसने ये अपना एक डेटाबेस बनाया था, स्मॉल हाइड्रो डेटाबेस ऑफ जुलाई 2016। उसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो पोटेंशियल है वो लगभग इतना है, ठीक है। और साइट्स उसने जो आइडेंटिफाई की है वो इतनी है, 7,135। हिली स्टेट्स की अगर हम बात करें तो उसमें मेनली अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, ये मेजर साइट्स है, ठीक है। एंड कंस्टिट्यूट अराउंड हाफ ऑफ दिस पोटेंशियल, यानी कि इस पूरे के पूरे पोटेंशियल का जो लगभग आधा है वो इन 4 हिली स्टेट्स में ही पाया जाएगा। बाकी जो अदर पोटेंशियल स्टेट्स है वो है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और केरला। फोकस्ड अटेंशन इज गिवन टुवर्ड्स दीज स्टेट्स थ्रू क्लोज इंटरेक्शन, मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड रिव्यूइंग पॉलिसी एनवायरमेंट टू अट्रैक्ट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। तो इन चीजों के लिए भी यहां पर यूज होता है। इसके बाद अगर इंस्टॉल कैपेसिटी की बात कर लें तो इंस्टॉल कैपेसिटी का एक डेटा मुझे मिला था, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की वेबसाइट है वहां पर, उसमें यह दिया गया है कि 31 मार्च 2019 की अगर हम बात करें तो वहां पर स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का जो कोटा है वो 4.6 गीगावाट अवेलेबल है। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो 21,000 दिया था, 21,135, यानी कि ये कितना हो जाएगा 21.135 गीगावाट, ये पोटेंशियल है, ठीक है। और इसका अगर हम बात करें तो 4.6 गीगावाट जो है वो इंस्टॉल्ड हो चुका है, यानी कि लगभग आप फिर से वही कहेंगे कि 25% से कम ही जो है वो अभी तक इंस्टॉल्ड हो पाया है, ठीक है। तो इन दो तरीके के एनर्जीज के बारे में हम लोगों ने यहां पर पढ़ा, एक है विंड एनर्जी और एक है हाइड्रो एनर्जी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। और साथ साथ मैं फिर से आप लोगों को कहूंगा कि इस सब्जेक्ट में स्पेसिफिकली आपको जो भी करंट अफेयर्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड मिलती है वो आप साथ साथ नोट डाउन जरूर करते रहें अपने नोट्स में। हालांकि ये नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा हमारे फुल कोर्स में। उसके लिए आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कोर्स का लिंक दिया हुआ है वहां से जाके कोर्स एनरोल करना पड़ेगा, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। और साथ ही आप लोग जो भी करंट अफेयर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो साथ में आप लोग ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आएगा। ये तो बेसिकली कंसेप्ट हो गया, और इसके आगे जो करंट अफेयर्स वगैरह है उसको आप लोग हर टॉपिक के साथ पढ़ते रहें। जैसे भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, कहीं पर भी आप देख रहे हैं, तो उसको आप जरूर एडअप यहाँ पर करते रहें, ठीक है। तो अभी इस चैप्टर में हमें 2-3 तरीके की एनर्जीज के बारे में और पढ़ना है, जैसे कि ओशन थर्मल एनर्जी है, हमारा को जनरेशन है, हमारा वेस्ट टू एनर्जी है, या फिर फ्यूल सेल है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली 2 लेक्चर हमें और लगेंगे, ये चैप्टर जो है हमारा फिर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन करके आप पूछ सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, वहाँ पर एक डिस्ट्रैक्शन फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट मिल रहा है, साथ साथ सारे के सारे वीडियोस मिल रहे हैं, प्लस चैप्टर वाइज नोट्स भी आप लोगों को मिल रहे हैं। 5 साल वैलिडिटी है कोर्स की, तो आप लोग उसको जितना जल्द से जल्द हो सके उसमें एनरोल कर लीजिए। अगर आपको कोर्स परचेस करने में या कोर्स को एक्सेस करने में अगर कोई भी टेक्निकल क्वेरी आप फेस करते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दैट इज 9498086380। बाकी अगर आप हमसे कोई भी और बात शेयर करना चाहें, कुछ भी पूछना चाहें या बताना चाहें, तो उसके लिए आप हमसे हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज support@okul.co। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ, इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।